ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 367वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का तृतीय पाठ। इसमें हमने चौथे अधिकरण तक पीछे देख लिया था। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते। तो आचार्य जी पृष्ठ संख्या 2515 में 2515 जी, तो यहाँ पर जो हरित गुण के बारे में चर्चा आई है, इसमें कह रहे हैं कि जो हरित गुण है वो स्तरण द्रव्य के गुण की विवक्षा से यहाँ पर हरित शब्द पढ़ा हुआ है, या फिर हरित गुण संबंध को केवल बताने के लिए पढ़ा है। तो यहाँ पर यह दिखाया कि अगर स्तरण द्रव्य के गुण को बताने के लिए कहा है तो पहले स्तरण के साथ में जुड़ेगा, और यदि केवल हरित गुण का संबंध बताने के लिए किया है तो कर्म के साथ, समुदाय के साथ में। हाँ, वो संबंध समुदाय से जोड़ना है, द्रव्य से नहीं। हाँ जी। तो अब यहाँ पर पहले ऐसे आया था अरुणा न्याय में कि जितने भी गुण होते हैं वो सारे क्रिया से ही जुड़ते हैं, जितने भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पक्ष दिखाया कि दर्भ से जुड़ेगा, तो वो तो जुड़ नहीं सकता उस तरीके से, क्रिया से ही जुड़ेगा। तो दो पक्ष कैसे बनेंगे इसमें, ये स्पष्ट नहीं। सोचने की बात है, बस ये तो दृष्टि की बात है कि ऐसा हो सकता है। इसको ये कोई सिद्धांत पक्ष तो नहीं हुआ ना इनका। फिर भी दो पक्ष उठाए हैं तो बनने तो चाहिए। बना सकता है ना पूर्व पक्षी। चर्चा इसीलिए चलाई है, उसी बात की। अरुणा न्याय की तो पुष्टि ही हो रही है, उसका विरोध थोड़ा जा रहा है। यहाँ पर विरोध थोड़ा गया है। विरोध इस रूप में तो हो सकता है कि क्योंकि जब क्रिया से ही जुड़ रहा है तो स्तरण द्रव्य के गुण को बताने के लिए ही है, ऐसा ही पक्ष आ रहा है। तो केवल द्रव्य संबंध को, अर्थात दर्भ से ही केवल उसके संबंध को कैसे बताएगा? एक पक्ष है उसमें कि भाई हमेशा ऐसा नहीं होगा। वहां तो उसको क्रिया से जोड़ा गया था कि इन गुणों वाली गाय होगी, उसी को करना है। ठीक है, वहां उन गुणों की अनिवार्यता उस कर्म के लिए की गई थी। ठीक है, हम कहें कि भाई इस व्यक्ति को, हम कहें कि इनको गरम गरम रोटी खिलानी है। अब इसमें वो उस व्यक्ति के लिए गरम मत जुड़ रहा है, यद्यपि रोटी से जुड़ रहा है लेकिन उस व्यक्ति से भी जुड़ रहा है। ये कर्म से जुड़ गया, अब ठंडी नहीं चलेगी वहां पर। ठीक है, एक है कि उस व्यक्ति से नहीं जोड़ रहे हैं, बस केवल उसको द्रव्य है कि भाई इनको रोटियां रखी, बोले इनको गर्म रोटी दे दो, इनको एक ठंडी रोटी दे दो। अब केवल उस रोटी को बताने के लिए है कि कौन सी वाली दें, उसका उस व्यक्ति से लेना दे। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं इनका ऐसा है तो इनको तो गर्म ही दो, और इनका ऐसा है इसलिए इनको ठंडी दो। उसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ है, बस केवल वो कह रहे हैं कि इनको ये दे दो, इनको ये दे दो। अब ये जो विशेषण है, गुण है, ये द्रव्य से जुड़ा हुआ है, आगे से नहीं जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसे ही यहां पर हरित शब्द केवल दर्भ से जुड़ा हुआ है, क्रिया से नहीं जुड़ रहा है। वहां पर अरुणा न्याय में तो इन गुणों वाली विशेष रूप से कहा गया है कि दूसरी गाय नहीं चलेगी, यही गाय चलेगी। यहां ऐसा नहीं है, उस तरह से नहीं है। अगर सीधा वो विशेषण वहां जाकर के जुड़ जाएगा क्रिया से, अनिवार्य द्रव्य से तो जुड़ रहा है, लेकिन वो आगे जाकर के क्रिया के साथ अनिवार्यता नहीं पैदा कर रहा है, ऐसा मान के कथन है। ठीक है, लेकिन चाहे कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर पहले ऐसा आया था कि मतलब जो भी कारक होते हैं वो क्रिया से ही जुड़ेंगे पहले। ठीक है, तो जब क्रिया से ही जुड़ेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि दर्भ से स्तरण करना चाहिए और हरित से स्तरण करना चाहिए। तो ऐसा यहां नहीं ले रहे हैं, वो इतना अनिवार्य उस तरह से नहीं, ये तो विशेषण के रूप में है ना। ठीक है, सब कारक द्रव्य से जुड़ रहे हैं, ऐसे क्रिया से जुड़ रहे हैं। अलग अलग कारक
अलग अलग कारक जो है वो सब क्रिया से जुड़ रहे हैं, कर्ता कर्म करण आदि कारक हैं, वो अलग बात हो गई। अब इन कारकों के जो विशेषण हैं, यद्यपि एक दृष्टि से आप उनको कारक कह सकते हैं, ये विशेषण शब्द भी कारक ही हैं, लेकिन ये विशेषण विशेष्य के से जुड़ते हुए वहां पर जाएंगे। इस तरह से जब हम देखेंगे तो हरित ही अपने आप में कोई अलग से चीज नहीं है, वो द्रव्यनिष्ठ होते हुए ही है। अब यहां पर दोनों बातें आ सकती हैं। पहले तो जो था कि जितने भी कारक हैं वो कारकवाची शब्द नहीं, जो मुख्य कारक हैं शब्द विशेष्य जो है वो सब क्रिया से जुड़ते हैं, यहां तक तो बात हो गई इसमें कोई। अब उनके विशेषणवाची जो शब्द हैं जिनको हम पद की दृष्टि से देखें तो हम उनको कारक कह सकते हैं, शब्द रूप है इसलिए हम उसको विभक्तियों के कारण कारक कह देते हैं। लेकिन ये अलग तरह के कारक शब्द हो गए, ये विशेष्य से जुड़ते हुए हुए। अब ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ये विशेष्य से जुड़ते हुए अनिवार्य रूप से क्रिया से जुड़ रहे हो, ऐसे में हम वो अरुणा न्याय से सीधे भी जोड़ सकते हैं इनको कि नहीं ये हरितपना चाहिए ही, यहां पर हरा ही होना चाहिए। एक है केवल बताने के लिए सामान्य द्रव्य को जो इससे जोड़ते हुए, उसका क्रिया से सीधे संबंध जुड़ा हुआ नहीं है, ये तो भेद यही तो यहां पर कर रहे हैं, ये एक दृष्टि हो सकती है। जी दूसरा है जो 2524 में हाँ, ये ऊपर से 5वीं पंक्ति में जो एक वाक्य आया था, बहुवचनम एकवचनम च निवर्तितुम अर्हतः, तो इसमें आपने क्या बताया था वो ध्यान नहीं आ रहा है कल। नहीं, इसमें मैं ये कह रहा था कि इन दोनों, इस वचन को जू का तो भी रख सकते हैं कि बहुवचनम एक वचनम च निवर्तितुम अर्हतः, तो अर्हता द्विवचन है और बहुवचन और एक वचन। तो मैं ये कह रहा था यहां पर कि एक वचन में तो ऊह कर लिया है, यहां पर जो हटाने वाली बात थी वो तो बहुवचनांत की थी, तो उस दृष्टि से यहां पर बहुवचनम निवर्तितुम अर्हति, बहुवचन तो हट ही सकता है क्योंकि यहां पर उस अर्थ की संगतता ही नहीं है, और एक वचन वाला था उसकी ऊह कर ली। तो ये जो प्रसंग चल रहा था वो ऐसा था ना, ये जो दूसरा पक्ष था, तो दूसरे पक्ष में क्या था, उत बहुवचनांतो निवर्तते एक वचनांत उहितव्य, जो हमने शुरू में पक्ष देखे थे उसमें, तो इसमें क्या था, बहुवचनांत का निवर्तन कहा गया है, एक वचनांत की ऊह करनी चाहिए। ये उसी की व्याख्या है यहां पर 11वें सूत्र में, ठीक है, उसके भाष्य में। तो अब जब यहां पर निवर्तन जो निवर्तितुम अर्हति, इसको केवल बहुवचन के साथ में जोड़ दें हम, एक वचन की ऊह कर ली, ऐसे करके हम कर लेंगे तो यहां एक वचन को कोष्टक में कर लेना चाहिए, ये एक मैंने बात रखी थी। लेकिन अगर यूं का यूं भी पढ़ लें तो भी, तो बहुवचन तो वाला मंत्र तो चला ही गया, जो एक वचनांत था उसमें हम द्विवचनांत ले आए तो एक तरह से एक वचन वो भी चला गया। अब उसको भी ऊह करने को भी निवर्तन के रूप में हम अगर कह दें तो ये पंक्ति भी चल सकती है। मैं केवल बता रहा था कि ज्यादा संगत क्या है यहां पर, बहुवचनम निवर्तितुम अर्हति इति, ये यहां पर ज्यादा संगत है। नहीं तो ठीक है, ये भी चलेगा, ये अनावश्यक लग रहा है इसलिए मैंने थोड़ा कह दिया था, और कुछ नहीं। तो वक्ता के अभिप्राय के अनुसार वो अगर है 13वें में जी हाँ, दूसरी पंक्ति में जो सिद्धांतिक है, इन्होंने बहुवचनम एक वचनम दोनों को निवर्तित करवा दिया। दूसरी पंक्ति, अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं, ये आप ये जो 11वें सूत्र का भाष्य कह रहे हो ना? नहीं 13वीं 13वें का, जी हाँ 13वें का दूसरी पंक्ति, यथार्थम द्विवचनम उहितव्यम बहुवचनम एक वचनम च निवर्ते याताम, यहाँ मतलब दोनों को ये ऐसे देखो, ये तो वचन का केवल कह दिया, हाँ ठीक है, ये हट जाए, ये तो सिद्धांत का पक्ष है ना। जी जी, तो यहाँ पर भी इसी तरह से यदि रहने दे तो मैं कर सकते हैं ना, वो पक्ष मैंने कहा ही वो, लेकिन चूंकि ये दूसरा वाला पक्ष है वो अलग ढंग से पीछे कहा गया है, उसके अनुरूप बनाने के लिए मैं कह रहा था, नहीं तो चल सकता है। तो द्विवचन की ऊह करनी चाहिए, बहुवचन और एक वचन यहां से हट जाएंगे। क्योंकि देखो ना, इसके ऊपर भी यहां जो लिखा है 24वें पृष्ठ पर ही है, तस्मात द्विवचनम उह्येता। अब ये द्विवचन की बात तो समाप्त हो गई पूरी, जो कहना था विवेचना करके, और बहुवचन तो बहुवचनम च निवर्तितुम अर्हति, इस तरह से हो सकता है।
है? बहुवचनम निवर्तितुम अर्हति, इस दृष्टि से उसकी तो ऊह कर लिया और ठीक है। केवल वचन वचन की दृष्टि से है तब तो बहुवचन एक वचन दोनों हटेंगे। और बहुवचन से बहुवचनांत जो शब्द है, वाक्य है, वो हट रहा है तो केवल उसके लिए आ जाएगा। दोनों चला सकते हो, ठीक है। जो लिखा है उसको जो का तो रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 2527, अधिकरण संख्या 5। पीछे जो ये आया था इसी के बारे में चर्चा चल रही है। उसका दूसरा विषय, बहुवचनांत पाश मंत्रस्य विकल्पेन प्रकरणे एवं निवेशाधिकरणम। तो पाश विमोचन के दो मंत्र थे वहां, एक वचन वाला, एक वचनांत, एक बहुवचनांत। बहुवचनांत के लिए कि बहुवचनांत पाश मंत्र से उसका विकल्प से प्रकरणे एवं निवेश, प्रकरण में ही निवेश होगा, उत्कर्ष नहीं होगा इसका, और ये विकल्प से होगा। तो पीछे जो बात आई थी समुच्चय वाली, तो वो समुच्चय का मतलब वहां पर विकल्प अर्थ है। अस्ति पशु अग्निशोमीय यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशुम आलभते इति तत्र पाशैकत्वाभिधायी पाश बहुत्वाभिधायी च मंत्रो समामनातौ। पीछे आ ही चुका है, एक पशु को कहने वाला और नहीं, एक पाश को कहने वाला और दो पाश को कहने वाले मंत्र वहां कहे गए हैं। अब उसमें संशय कर रहे हैं, तयोः किम एकत्वाभिधायी प्रकरणे निविशते। पहला विकल्प कर रहे हैं कि एक पाश को जो कहने वाला, एकत्व को कहने वाला, एक को कहने वाला है संख्या को, वो तो प्रकरण में रहेगा क्योंकि वहां एक ही है। और बहुत्वाभिधायी प्रकरणात उत्कृष्यते, और जो बहुत को कहने वाला है वो इस प्रकरण से उत्कर्ष को प्राप्त होगा। ये एक पक्ष हुआ। उत दूसरा पक्ष है, उभावपि प्रकरणम अभिनिविशेते, एक ही मात्रा जोड़ लेना, शेते अभिनिविशेते। तो अथवा ये जो दोनों ही है प्रकरण में अभिनिवेश को, अभिवेश को प्राप्त होते हैं, यानी वहीं पर रहते हैं, अभिनिवेश को प्राप्त होते हैं, वहीं पर रहते हैं। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है बहुत्वाभिधायी उत्कर्षव्य इति, बहुत्वाभिधायी को, मंत्र को, उसका उत्कर्ष करना चाहिए कहीं और जगह। कुतः बहु नाम ही स पाशा नाम मोचक, बहुत सारे पाशों का मोचक है वो तो। न च प्रकरणे बहवा पाशा संति, या प्रकरण में तो बहुत सारे पाश है नहीं। तस्मात् प्रकरणे असंबध्यमानो यत्र बहवा पाशा तत्र नियेता। तो प्रकरण से चूंकि असंबद्ध हो रहा है, इसलिए जहां अधिक पाश होंगे वहां पर इसको ले जाया जाना चाहिए, वहां संगत है। जैसे कि ये बोल रहे हैं उसको, यथा युवम ही स्थ स्वपति इति द्वयोर यजमानयो प्रतिपदम कुर्यादिति है। स्वरपति, हाँ स्वरपति, युवम ही स्थ स्वरपति, तुम दोनों स्वर्ग के स्वामी हो, स्वर्ग के पति हो। युवम ही स्थ स्वरपति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये प्रतीक हो गया, ये प्रतीक है। युवम ही स्थ स्वपति इति द्वयोर यजमानयो, दो यजमानों के लिए ये प्रतिपदम कुर्यात, ये प्रतिपद करते हैं। प्रतिपद मतलब शस्त्र या शास्त्र स्तोत्र में, शास्त्र या स्तोत्र में पहली जो बोली जाती है उसको प्रतिपद कहते हैं। ये प्रतिपद करें दो हो तो। एते अस्रिग्रमिंदव इति, एते अस्रिग्रमिंदव ये मंत्र का प्रतीक है। ये बहुभ्यो यजमानेभ्य प्रतिपदम कुर्यात, ये बहुत सारे यजमान हो तो उसमें प्रारंभ में करें। एते अस्रिग्रमिंद्र, एते ये जो बहुवचन है ये, इति प्रतिपद विधानम उत्कृष्यते, ये जो प्रतिपद विधान है इसका उत्कर्ष किया जाता है, वहां नहीं बोला जाता है। जहां ये दो या बहुत यजमान होते हैं वहां पर ले जाया जाता है। तो बोले ऐसे ही यहां पर भी करना चाहिए, यथाच। और जैसे पौष्ण सावित्र, इसमें आ की मात्रा जोड़ लीजिए स पे, पौष्ण सावित्र सारस्वत द्यावा पृथिव्याद्यनुमंत्रणानि उत्कृष्यन्ते। यहां पर पृथ्वी जो लिखा हुआ है, वी की जगह वो हलंत लीजिए, पृथिव्याद्यनु, पृथ्वी आदि अनुमंत्राणि उत्कृष्यन्ते, पृथ्वी आदि अनुमंत्रण उत्कृष्यन्ते। तो ये जो कुछ है भिन्न भिन्न देवता यहां पर लिखे हैं, तो ये देवता वहां पर है ही नहीं दर्शपूर्ण मास में।
तो इसलिए इनका उत्कर्ष किया जाता है। ये अनुमंत्रण है। अनुमंत्राणी उत्कृष्यन्ते एवं पाश बहुत्वा विधाई अपी थी, इसलिए पाश अनेक पाशों को कहने वाला जो ये मंत्र है इसका भी उत्कर्ष किया जाता है। अनुमंत्रण, अनुमंत्रण के कई तरह से अर्थ किए जाते हैं। तो क्रिया के बाद में, क्रिया पहले और नहीं, मंत्र के बाद में जहां क्रिया की जाती है, जहां मंत्र बोलने के बाद में क्रिया की जाती है, एक तो अनुमंत्रण है और एक बस मंत्र बोलना है, तो वो तो मंत्र बोलने के बाद में क्रिया की जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, उच्चारण समकालम एवं क्रिया भवती, उच्चारण के साथ साथ ही क्रिया होती है। जिस समय उच्चारण चल रहा होता है उसी समय क्रिया हो रही होती है, ये अनुमंत्रण। और भी चार चीजें हैं, देखो इसमें इन्होंने लिखा है इष्टि पशु सोम यज्ञेशु, यज्ञेशु इष्टि में, पशु सोम याग में, इनमें अनुमंत्रण, अभिमंत्रण, आप्यायन और उपस्थानाम चतुर्णाम मंत्राणाम, ये चार प्रकार के मंत्र हैं। अभिमंत्रण, अनुमंत्रण, अभिमंत्रण, आप्यायन और उपस्थान, ये चार प्रकार के मंत्र हैं। इन सभी के लिए एक बात है, चतुर्णाम मंत्राणाम उच्चारण समकालम एवं क्रिया, इनके उच्चारण के साथ साथ क्रिया होती है भवती। और कर्मकरण मंत्राणाम तो, जो कर्म को करने वाले मंत्र हैं उनमें तो उच्चारणानंतरम क्रिया भवती, उच्चारण के बाद में क्रिया होती है। इति यो अयम पाठ समकाल पाठनांतर काल भावी क्रिया रूपयो रूपो भेद स उभयेषाम भेद विवेक इत्युच्यते। इन मंत्रों में जो भेद है उसमें क्रिया की दृष्टि से ये भेद होता है। अनुमंत्रण के लिए कई तरह से इन्होंने लिखा है। एक और इसमें, ये तो एक मैंने नीचे भेद की बात कही ये, लेकिन ऊपर देखो एक अलग ढंग से लिखा है, इष्टि पशु सोम यज्ञेशु स्वयं अन्येन वा कर्मणि कृते सति, स्वयं या किसी अन्य कर्म के कर लेने पर तत्पश्चात तत्कर्म करण मंत्रोच्चारणम, उसको कर्म को करने वाले मंत्र का उच्चारण अनुमंत्रण कहलाता है। सामान्य मंत्र तो क्या थे, मंत्र के बाद में क्रिया हो रही है। फिर अनुमंत्रण का इन्होंने दूसरा एक लक्षण दिया कि क्रिया के साथ साथ वो मंत्र बोले जाते हैं। और एक और ये क्या कहा, क्रिया होने के बाद में जो बोले जाते हैं वो अनुमंत्रण कहलाएंगे। तो क्रिया के पहले तो नहीं बोले जाएंगे, या तो क्रिया के साथ साथ बोले जाएंगे या क्रिया के बाद में बोले जाएंगे, इनको अनुमंत्रण कहते हैं। दूसरा एक अर्थ इन्होंने किया, मंत्र वाच्यार्थ स्मृति पूर्वकम अन्य मनस्कम उच्चारणम, इसको अनुमंत्रण कहते हैं। क्या, अन्य मनस्कम उच्चारणम, मंत्र को अन्य मनस्क होते हुए उच्चारित करना, ध्यान देकर के मंत्र को नहीं बोलना। क्यों कि मंत्र के वाच्यार्थ की स्मृति पूर्वक, मंत्र जिस चीज को कहना चाह रहा है वो मन में आ रहा है, अर्थ आ रहा है, तो मंत्र को लापरवाही से बोलना, ये अनुमंत्रण कहलाएगा। एक तो हम मंत्र का अर्थ भी जान रहे हैं और मंत्र को अच्छी तरह से बोल भी रहे हैं, उच्चारण और वो सब ध्यान से कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा है कि अर्थ प्रमुख हो गया, अब मंत्र का बोलना ना बोलना नहीं, वो गौण हो गया। जैसे कि जब पुराने हो जाते हैं संध्या करते करते तो अर्थ मुख्य हो जाता है, मंत्र का बोलना गौण हो जाता है। प्रारंभ में होते हैं तो मंत्र का बोलना मुख्य रहता है, अर्थ गौण रहता है। और धीरे धीरे जब पुराने हो जाते हैं तो मंत्र के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, अर्थ अर्थ तक रह जाते हैं। होता है ना। तो ये मन अन्य मनस्क होते हुए मंत्र का उच्चारण करना, क्योंकि मन मंत्र के अर्थ में लगा हुआ है। अब कोई शब्द छूट भी गया, छूट गया तो छूट गया, उच्चारण कोई गलत हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, अर्थ तो आ रहा है, ऐसा करके। तो इसमें जब अन्य मनस्क होकर के बोलता है, इसको भी अनुमंत्रण शब्द से कहा इन्होंने। तीसरा एक अर्थ है
अनुमंत्रणम उपांशु भवति, उपांशु करता है। इसमें बात तो वही है, क्योंकि जब उपांशु कर रहा है तो मंत्र के उच्चारण के प्रति वो अन्यमनस्क हो गया है। अब जोर से नहीं बोल रहा है वो, जब पूरा जोर से अच्छी तरह से बोल रहा है स्पष्ट, तब तो मंत्र के उच्चारण के प्रति जागरूक रहता है। और अन्यमनस्क हो गया, बस ठीक है, मंत्र जैसे भी है थोड़ा सा बोल दिया, अर्थ मुख्य हो गया वहां पर। जो उपांशु होता है इसको भी अनुमंत्रण कहते हैं। दूसरा अनुमंत्रण का एक उन्होंने क्या कि मंत्रम उच्चारयन एवं मंत्रार्थत्वेन संस्मरेत, मंत्र को उच्चरित करते हुए मंत्रार्थ के रूप में भी उसको स्मरण कर रहा है साथ ही साथ में, ये भी अनुमंत्रण कहलाएगा। क्योंकि जो अर्थ का चिंतन कर रहा है वो मंत्र के प्रति कुछ ना कुछ तो उपेक्षा करेगा ही, ये तो अर्थ चिंतन कैसे हो सकता है। एक है कि अर्थ चिंतन में नहीं, मंत्रोच्चारण में ही पूरी शक्ति लगा रहा है, और जब अर्थ चिंतन आएगा तो मंत्र में तो शिथिलता आएगी ही। तो उसे कि मंत्रम उच्चारयन एव मंत्रार्थत्वेन संस्मरेत शेषिनम तन्मना भूत्वा स्याद एतद अनुमंत्रणम। तन्मना भूत्वा स्यात् इत्येतत् अनुमंत्रणम, शेषिणम तन्मत्वा, तन्मना भूत्वा, शेषी के प्रति, शेष और शेषी ऐसे कुछ कह रहे होंगे ये, शेषिणम तन्मना भूत्वा, शेषिणम का कैसे तात्पर्य लेंगे। तो ये अनुमंत्रण है, ये कुछ अनुमंत्रण है। यहां तो क्रिया के बाद में या क्रिया के साथ वाले होने चाहिए। उस वाक्य को, हाँ, ये अनुमंत्रण का चौथा अर्थ था। इसमें क्या, पहले शुरू से बोल रहा हूं, मंत्रम उच्चारयन एव मंत्रार्थत्वेन संस्मरेत पूर्ण विराम शेषिणम तन्मना भूत्वा स्यात् एतद अनुमंत्रणम, शेषिणम तन्मना भूत्वा स्यात्। अभी शेषिणम का मतलब नहीं स्पष्ट है इसमें। शेष और शेषी तो यूं कर सकते हैं, या तो कि शेष और शेषी, शेष का मतलब तो हो गया गौण, और शेषी का मतलब हो गया गौण वाला मुख्य। शेष तो गौण होता है ना, गुण रूप में होता है। तो मंत्र तो हुआ शेष, और शेषी कौन हुआ, मंत्रार्थ। मंत्र अर्थ के लिए है, इसलिए मंत्र तो शेष हो गया और अर्थ उसका प्रधान हो गया। ऐसा हो सकता है। शेषिनम तन्मना भूत्वा स्यात्, तन्मना होकर के शेषी को प्राप्त करता है। एतद अनुमंत्रण, वही बात हुई फिर, वो मंत्र का उच्चारण अर्थ सहित जब करता है तो उसको, ठीक है, ऐसा हो ले सकते हैं, बाकी इतना स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि ये जो कर्म है, जैसे इनमें अनुमंत्रण का उत्कर्ष किया जाता है, एवं पाश बहुत्वा विधायी अपीति, पाश बहुत्व को कहने वाला ये मंत्र है, इसका भी उत्कर्ष कर देना चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांति कह रहा है। विप्रतिपत्तो विकल्प हस्यात समत्वात, विप्रतिपत्ति होने से, विपरीत होने से यहां पर विकल्प होना चाहिए। समत्वात, प्रयोजन एक ही है वहां पर। अल्प विराम, गुणेत्वन्याय्य कल्पना, गुण में तो अन्याय्य कल्पना उचित है, होती है। एक देशत्वात, एक देश होने से, एक भाग होने से, पूरा ना होने से। गुण में, गुणित्व अन्याय कल्पना, ये न्याय भी चलता है, न्याय भी है ये। यानी गुणों में तो अन्याय कल्पना, उसका एक अर्थ है कि गुणों में जो कल्पना है वो तो अन्याय्य है,
वो नहीं, ये अर्थ नहीं है। गुणों में अन्याय कल्पना हो सकती है, की जा सकती है, प्रधान में नहीं। प्रधान में अन्याय कल्पना नहीं हो सकती, यानी लक्षणा नहीं कर सकते, कुछ अविवक्षा नहीं कर सकते। जहां प्रधान होता है, विधि होती है, वहां अविवक्षा नहीं होगी, वहां तो विवक्षित ही होगा। गुणे तो अन्याय कल्पना थी। क्यों ऐसा है, उसके लिए ये इन्होंने लौकिक न्याय शास्त्री जो है भुवनेश वाली, इसमें इन्होंने इस बात को लिखा है कि यथा लक्षणा तो वाक्य भेदस्य जघन्यत्वात्, लक्षणा की अपेक्षा वाक्य भेद के जघन्य होने से, हीन होने से, वाक्य भेद जो हो रहा है, वाक्य में दोष आ रहा है, तो उसके वो अधिक दोषकारी है। क्यों है कि लक्षणा ही पद दोषो, वाक्य भेदस्तु वाक्य भेद वाक्य दोष। लक्षणा जो है ये तो पद का दोष होता है, और वाक्य भेद है ये वाक्य का दोष आएगा। तो एक तो पद में दोष हो और एक पूरे वाक्य में दोष हो, तो किसको किसको बलवान मानेंगे? यंत्र है, घड़ी है, उसका एक पुर्जा अगर खराब हुआ है, पद, एक तो केवल पुर्जा खराब हुआ है, एक है कि पूरी घड़ी खराब हो गई है, तो किसमें ज्यादा दोष है? पूरी खराब होने में। पद का दोष है तो चलो थोड़ा तो है, वो टुकड़ा हटा के एक पुर्जा दूसरा लगा देते हैं। तो पद दोषो, लक्षणा ही पद दोषो वाक्य भेदस्तु वाक्य दोष। पद वाक्य दोषयोर मध्य पदे एवं दोष कल्पनाया उचितत्वात्, पद और वाक्य दोनों में दोष आ रहा हो तो पद में दोष की कल्पना के उचित होने से, अपेक्षा से। गुणे तु अन्याय्य कल्पना इति, तो गुण में जो अन्याय्य कल्पना है ये उचिता, उचित होती है। न्यायाद इत्युक्तम न्याय प्रकाशे, मीमांसा न्याय प्रकाश में ये कहा गया है। मूल में कल्पना नहीं करनी चाहिए, मूल में भूल नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखिए, विप्रतिपत्तौ एतस्याम, एतस्याम विप्रतिपत्तौ, इसकी विप्रतिपत्ति होने पर, पूर्व पक्षी पूछता है का विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति क्या है यहाँ? सिद्धांत कह रहा है यत प्रकृतौ एकः पाशः पाश बहुत्वा विधायी च मंत्र, प्रकृति में पाश तो एक ही है और मंत्र जो है वो बहुत पाशों को कहने वाला है। पूर्व पक्षी कहता है एतस्याम विप्रतिपत्तौ की मंत्र उत्कृष्यते न इति, तो इस विप्रतिपत्ति में मंत्र का उत्कर्ष होगा या नहीं होगा? तो सिद्धांति कहता है न उत्कर्षव्य, मंत्र का उत्कर्ष नहीं होगा, यहां से नहीं जाएगा कहीं। तो पूर्व पक्षी याद दिलाता है ननु प्रकृतौ अन्यो मंत्र, भाई प्रकृति में दूसरा भी तो एक मंत्र है। अगर केवल बहुवचनांत ही होता तब तो आप सोचते कि भाई हमारे को प्रयोग करना, एक वचनांत भी तो है, उससे आपका काम हो जाएगा। सिद्धांत कह रहा है उच्यते तेन सह विकल्पो भविष्यति, उसके साथ में यहां पर विकल्प होगा उसका। कुतः पाश प्रातिपदिकार्थस्य प्रकृतौ विद्यमानत्वात् उत्कर्षो न न्याय्य, बोले जो पाश प्रातिपदिक है, बहुवचनांत जो पाश प्रातिपदिक है, उसका अर्थ यानी पाश, ये तो यहां पर प्रकृति में विद्यमान है, इसलिए उत्कर्ष नहीं करना चाहिए। यदि पाश ही नहीं होता प्रकृति में तब तो उत्कर्ष कर सकते थे, लेकिन पाश तो है कम, वचन भले ही नहीं आ रहा है लेकिन पाश तो है, तो इसलिए उत्कर्ष नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है नो बहु पाश वचना ऐसा मंत्र, फिर याद दिला रहा है उसको, बोले ध्यान ही नहीं दे रहा है कुछ लोग। बोले ये मंत्र तो बहुत पाश का वाचक है, प्रकृत तो एक है पाश है, प्रकृति में तो एक ही पाश है, तस्मात तत्र न संभवती थी, इसलिए वहां पर ये मंत्र संगति नहीं है। उस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते बहुनपि असौ पाषाण वदन बहुत्वाधिष्ठानम द्रव्यम प्रकाशयत्येव, ये बहुत सारे पाशों को कहता हुआ भी बहुत्व का जो अधिष्ठान द्रव्य है उसी को प्रकाशित करेगा। ये जो शब्द है ये बहुत पाशों को कह रहा है, लेकिन वास्तव में किसको प्रकाशित करेगा? बहुत्व का जो अधिष्ठान द्रव्य है उसको प्रकाशित करेगा, उसको बताएगा। यदि न प्रकाशयेत न पाश विशिष्टम बहुत्वम गम्यता, अगर ये उसको प्रकाशित ना करे, उस द्रव्य को प्रकाशित ना करे,
तो पाश विशिष्ट बहुत्व यहां पर नहीं जाना जा सकता। प्रकाशयति चेत, और अगर वो द्रव्य को प्रकाशित कर रहा है तो तावता न प्रयोजनम, बस उतने से ही हमारा प्रयोजन है, द्रव्य प्रकाशित हो जाए, संख्या की कोई बात ही नहीं है। तस्य ही उन्मोचनम क्रियते, उसका पाश का मोचन किया जा रहा है। न बहुत्वस्य, बहुत्व का मोचन थोड़ा ना किया जा रहा है, पाश का मोचन किया जा रहा है। पाश कृतेर, पाशाकृतेरवा, मतलब न तो बहुत्व का मोचन किया जा रहा है, न पाश की आकृति का मोचन किया जा रहा है, पाश से मुक्त किया जा रहा है बस। तस्मात तस्य प्रकाशनम कर्तव्यम, इसलिए उस द्रव्य का यानी पाश का प्रकाशन करना चाहिए। तत्प्रातिपदिक न करिष्यते नोत्कृष्यते, तो प्रातिपदिक के द्वारा उसका प्रकाश किया जा रहा है, उसका उत्कर्ष नहीं होगा। तो इस पर पूर्व पक्षी फिर कह रहा है अथोच्यते अस्ति एव ही एक वचनांतम प्रातिपदिकम, बोले वो जो एक वचनांत था वो भी तो, वहां भी तो पाश प्रातिपदिक है, तो वो भी कह देगा आपको, इसको प्रातिपदिक को भी आप क्यों ला रहे हो, बहुवचन के लिए तो चलो कह दिया, आप ये पाश प्रातिपदिक की क्या जरूरत है, एक वाले में ही हो जाएगा। नहीं, कई बार पूर्व पक्षी बड़ा समझदार होता है ना, ज्यादा समझदार होता है कई बार पूर्व पक्षी, बिल्कुल सही बात कह रहा होता है। अस्ति एव ही एक वचनांतम प्रातिपदिकम तत्तस्य प्रकाशनम करिष्यति, वो उसका प्रकाशन कर देगा। इस पर सिद्धांति कह रहा है त्रोच्यते न ही इदम तस्मादन्यत, बोले न ही इदम, इदम का मतलब है ये जो बहुवचनांत है ये तस्मात मतलब उस एक वचनांत से भिन्न नहीं है, बोले ये भी वैसा ही है। पूर्व पक्षी ने कहा कि वो एक को कह रहा है और प्रातिपदिक भी उसको कह रहा है पाश को, तो इसलिए ये तो यहाँ है ही, कहा ही गया है। तो बोले कि ये जो जिसको आप हटा रहे हो वो भी तो वैसा ही है जैसा ये है, तो जब जबरदस्ती कर रहे हैं, तो वो तो भी आगे चर्चा करते हैं, देखो क्या बोलते हैं, लेकिन बोले ये भी वैसा ही है। तो जब एक वचनांत को आप यहाँ रख रहे हो तो बहुवचनांत को भी रख लो, जब वैसा ही है तो, वैसा है तो क्यों इसको हटा रहे हो। आलू को भालो, इतनी भ्रांति तो किसी को नहीं होगी, पढ़ने पढ़ाने में तो हो सकती है आलू को भालू, कम दिख रहा हो तो, व्यवहार में तो ऐसी भ्रांति नहीं होगी। नहीं, बहुवचन को एक मान लो ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुवचनांत जो पाश है तो बहुवचन को तो हटा दो, बोले प्रातिपदिक मुख्य है यहां पर, प्रातिपदिक को ले लेंगे। तो पूर्व पक्षी ने कहा भाई प्रातिपदिक तो एक वचनांत से भी आ गया, प्रातिपदिक को कहने के लिए आपको बहुवचनांत वाले पाश को लाने की क्या जरूरत है। हाँ, यही वही तो कह रहा हूं कि पूर्व पक्षी कई बार बहुत अच्छी बात कहता है और बिल्कुल सही बात कहता है, सिद्धांति को पता नहीं लगता कि ये क्या कह गया और उसका समाधान नहीं कर पाता है। तो पूर्व पक्षी भी बहुत विशेष होते हैं, सामान्य नहीं होते। तो सिद्धांति कहता है न ही इदम तस्माद अन्यत, इदम मतलब ये बहुवचनांत जो है ये इससे एक वचनांत से अन्य नहीं है। कैसे, यदि एक वचनांतम प्रातिपदिकम नोत्कृष्यते प्रकरणादित्युच्यते, भाई एक वचनांत प्रातिपदिक को आप यहां से क्यों नहीं हटा रहे हो, तो बोले प्रकरण के कारण से। तो बोले सिद्ध स्तर ही अनुत्कर्ष तदेवेदम इति, तो फिर ये अनुत्कर्ष हो जाएगा। अनुत्कर्ष सिद्ध होगा कैसे, कि तत्एव इदमिति, इदम का मतलब है ये बहुवचनांत जो है, तदेव इदमिति, तदेव का मतलब तथैव है यहां पर, तदेव वो वही है, वैसा ही है, तदेव इदमिति ये भी ऐसा ही है, इसका भी उत्कर्ष नहीं होना चाहिए। सो पूर्व पक्षी कहते हैं ननु बहुवचन से बहुपाशक प्रयोगे अर्थवत्ता, बोले कि इस बहुवचन की, इस ज्ञान की, इस बहुवचन का मतलब ये बहुवचन प्रत्यय के ऊपर केंद्रित है, प्रकृति प्रत्यय दो अलग अलग मान के चल रहे हैं ना, तो उन्होंने बहुवचन से बहुपाशक प्रयोगे अर्थवत्ता, जब बहुत सारे पाश होगा वहीं सार्थकता होगी, तस्मात् उत्कर्षव्य, इसको उत्कर्ष करना चाहिए। और तत् उत्कृष्यमाणम, तत् मतलब वो बहुवचन प्रत्यय, वो उत्कृष्यमाण होता हुआ एक देशत्वात्, उस बहुवचनांत शब्द का एक देश होने के कारण से प्रातिपदिकम उत्कर्षति इति, वो प्रातिपदिक का भी उत्कर्ष कर देगा। अगर ये माना भी जाए कि भाई प्रातिपदिक की यहां पर जरूरत है,
जैसे एक वचनांत के प्रातिपदिक की आवश्यकता है, ऐसे बहुवचनांत का प्रातिपदिक भी संगत हो गया। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि बहुवचन, अच्छा चलो प्रातिपदिक तो है यहां पर पाश, लेकिन ये जो प्रत्यय वाला अर्थ है, प्रत्यय तो नहीं है यहां पर, प्रत्यय तो संगत नहीं है, तो जहां बहुवचन है वहां ये जाएगा, और ये जाएगा तो ये चूंकि एक अंश है उसका, तो अपने साथ साथ प्रातिपदिक को भी ले जाएगा। उसको भी खींच के ले जाएगा। तो तत् उत्कृष्यमाणम एक देशत्वात् प्रातिपदिकम उत्कर्षती थी उच्यते, इस पे सिद्धांति कह रहे हैं। गुणे तु अन्याय कल्पना स्यादिति, गुण में तो अन्याय कल्पना होती है, न प्रधान है, प्रधान में नहीं हो सकती है, ये साथ में विशेष बात कहती है। गुण में तो अन्याय कल्पना हो सकती है, लेकिन प्रधान में नहीं हो सकती। कैसे? बोले गुणश्च विभक्त्यर्थ, ये जो विभक्ति का अर्थ है ये गुण है यहां पर। प्रधानम प्रातिपदिक का अर्थ है, और प्रातिपदिक का जो अर्थ है वो प्रधान है। प्रातिपदिक और प्रत्यय में कौन प्रधान होता है? प्रकृति प्रत्यय में कौन प्रधान है? प्रत्यार्थ प्रधान होता है। तो इनका सिद्धांत है प्रातिपदिक, प्रकृति प्रधान होती है। पीछे भी आया था अभी, यहां पर भी इस बात को ये जोर से कह रहे हैं। क्यों है उसके लिए इनका हेतु है, हेतु दे रहे हैं आगे। प्रकृति की प्रधानता है या प्रत्यय की प्रधानता है? दोनों में से प्रकृति की प्रधानता है, प्रत्यय की नहीं। प्रधानम प्रातिपदिकार्थ, क्यों? प्रातिपदिकार्थ विशेषो विभक्त्या अभिधीयते, प्रातिपदिकार्थ का जो विशेष है वो विभक्ति के द्वारा कहा जाता है। विभक्ति क्या कर रही है आके? प्रातिपदिक के ही तो विशेष को बता रही है। प्रातिपदिक में तो वो सारे अर्थ है ही, उसके किसी विशेष अर्थ को आके बता रही है। तो प्रातिपदिकार्थ विशेषो विभक्त्या अभिधीयते सति प्रातिपदिकार्थे विभक्त्यर्थे न भवितव्यम, प्रातिपदिकार्थ के होने पर ही विभक्ति अर्थ आएगा, विभक्ति अर्थ के होने पर प्रातिपदिक अर्थ नहीं आएगा। किसके होने पर कौन आता है? प्रातिपदिक अर्थ के होने पर विभक्ति अर्थ आता है। प्रातिपदिक नहीं हो तो प्रत्यय लाओगे कहां से? व्याकरण की दृष्टि से भी देखो तो, और व्यवहार की दृष्टि से भी, वो एक वचन द्विवचन या लिंग आदि जो भी हम कोई से भी प्रत्यय लाते हैं, कारक वगैरह जो भी लेना हो, वहां मूल तत्व ही नहीं है अभी, तो आप क्या करोगे उसको? कोई मतलब ही नहीं है। ये हेतु है इनका, देखो। तो सती प्रातिपदिकार्थ विभक्त्यर्थे न भवितव्यम न च विकृतो प्रातिपदिकम अस्ति, और विकृति में प्रातिपदिक है ही नहीं, प्रातिपदिक अर्थ नहीं है। अनारभ्य विहितम प्रकृतिम प्रविशति, बोले जो अनारभ्याधीत विधियां होती है वो भी प्रकृति में प्रवेश कर जाती हैं। जो प्रकरण में नहीं पढ़ी गई होती हैं वो भी प्रकृति में आ जाती हैं। कि मंगा पुनः प्रकृतो एवं अभिहितम, जो प्रकृति में पढ़ा गया है वो तो प्रकृति में क्यों नहीं आएगा? अनारभ्याधीत भी प्रकृति में आ जाती है। तो जो प्रकृति में पढ़ा गया है, इस प्रकरण में पढ़ा गया है, वो यहां से बाहर फेंक दिया जाएगा? वो तो यहां रह ही सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? कि मंगा पुनः प्रकृतो एवं अभिहितम तस्मात यत्र प्रातिपदिका अर्थ तत्र विभक्त्यर्थो भविष्यति, जहां प्रातिपदिका अर्थ है वहीं विभक्त्यर्थ होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। यहाँ जो बोला है नीचे से तीसरी पंक्ति में, न च विकृतो प्रातिपदिकम अस्ति, विकृति मतलब कर्म में, प्रातिपदिक मतलब प्रातिपदिक का अर्थ वो है ही नहीं वहां विकृति में, जहां विकृति में नहीं है। यहाँ तो है ना प्रकृति में। पीछे जो प्रकरण आया था उसमें तो पाश को विकृति में बताए थे कि है? पीछे जो प्रकरण आया था उसमें विकृति में पाश है, ऐसा प्रकरण। हाँ नहीं, वहां तो कुछ जगह तो रहेगा ही, वहां तो होता ही है। यहाँ पर जहां होगा, जहां नहीं होगा वहां नहीं होगा। दूसरे ढंग से यूं कहें कि शब्द नहीं है वहां पर, शब्द नहीं है वहां पर, मान लो पाश तो है, लेकिन यहाँ प्रातिपदिक अर्थ नहीं लिखा है, केवल सीधा प्रातिपदिक लिखा है। न विकृतो प्रातिपदिकम अस्ति, विकृति में प्रातिपदिक नहीं है, इसलिए वहां पर बहुवचन भी नहीं जा रहा है। यहां प्रातिपदिक है इसलिए यहां पर बहुवचन प्रत्यय आ रहा है। कुल इससे केवल ये बताना चाह रहे हैं कि जहां प्रातिपदिक के अनुरूप प्रत्यय आता है, प्रातिपदिक और प्रत्यय में प्रातिपदिक प्रधान है। ठीक है? प्रातिपदिक नहीं है उत्कर्ष शब्द रचना की दृष्टि से वहां पर विकृति याग में जो वर्णन किया गया है उन्हें, यहां तो प्रकृति से जाता है ना वहां पर, पास्ट शब्द ये नहीं है वहां पर। हाँ, इससे यही लेंगे, वहां पर वो शब्द नहीं पढ़ा गया है।
देखिए, तो तस्मात यत्र प्रातिपदिका अर्थ तत्र विभक्ति तो भविष्यति। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु विकृतो अपनी चोदकेन प्राप्तम प्रातिपदिकम, बोले विकृति में भी तो अतिदेश से प्राप्त हो रहा है, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो प्राप्त तो वहां पर भी हो रहा है, साक्षात नहीं है तो क्या हुआ। और प्रातिपदिक का अर्थ चोद्यते, और प्रातिपदिक का जो अर्थ है यानी पाश, वो वहां पर उच्यते, वो वहां पर कहा ही जा रहा है। तो सिद्धांत कह रहे हैं बाढ़ विप्रकृष्टस्तु चोदका, अतिदेश वचन से जो प्राप्त हो रहा है वो विप्रकृष्ट है, दूर से प्राप्त हो रहा है। बहुवचन समर्थकम प्रातिपदिकम चोदको नोत्क्रक्षति न उत्क्रक्षति। बहुवचन का समर्थक जो प्रातिपदिक है उसको, ये प्रातिपदिकम मतलब ये द्वितीय एक वचन है, उस प्रातिपदिक को चोदक वचन उठा करके नहीं ले जा सकता। तस्मात् प्रातिपदिकम एक देशत्वात् बहुवचनम आक्रक्षति। तस्मात् प्रातिपदिकम एक देशत्वात् बहुवचनम आक्रक्षति। पूर्व पक्षी नहीं, सिद्धांति बोल रहा है ये। एक देश होने के कारण से प्रातिपदिक को बहुवचन खींच लेगा, नहीं प्रातिपदिक जो है वो बहुवचन को खींच लेगा। तस्मात् प्रातिपदिकम, ये प्रातिपदिक है प्रथमा का एक वचन, और बहुवचनम है ये द्वितीय का एक वचन है, तो इसलिए प्रातिपदिक बहुवचन को एक देश होने के कारण से, इसलिए प्रातिपदिक ये तो हुआ कर्ता, एक वचन एक देश होने से बहुवचन को खींच लेगा, क्योंकि जो बहुवचन है उसका एक देश है प्रातिपदिक का, उसको ये खींच लेगा। न च प्रकृतौ अनर्थकम एव बहुवचनम, और दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि प्रकृति में जो ये बहुवचन है ये अनर्थक नहीं है, केवल अनर्थक ही नहीं है। पाश कृतिकस्य ही तदुन्मोचने कर्म संबंधम करोति, तो ये जो पाश के द्वारा किए गए और उसके मोचन में ये कर्म के संबंध को करता है। ये जो द्वितीय विभक्ति है ना, उसका अर्थ यहां पर ऐसा लिया गया, पाशाकृतिकस्य, जो पाश की आकृति वाला है उसके उन्मोचन में कर्म के साथ में इसको संबंध जोड़ रहा है। तस्मात् गुणे बहुवचने अन्याय कल्पना, इसलिए गुण में यानी बहुवचन में कल्पना अन्याय है, वो उचित है। न प्रधाने प्रातिपदिकार्थे, गुण का मतलब यहां पर हो गया बहुवचन यानी प्रत्यय। तस्मात् गुणे, गुणे का मतलब है बहुवचन यानी प्रत्यय, प्रत्यय में, क्योंकि प्रत्यय और प्रातिपदिक में ही देख रहे हैं कि कौन गुण है और कौन प्रधान है। तस्मात् गुणे, गुण में यानी बहुवचन में, प्रत्यय में अन्याय कल्पना उचिता, न प्रधान प्रातिपदिक अर्थ है, जो प्रातिपदिक का अर्थ है प्रधान उसमें नहीं है। किम पुनः अन्यायम, अन्याय क्या है यहां पर, यद बहुत्वम गम्यमानम अविवक्षितम इत्युच्यते, ये तत्कल्प्यताम, ये उच्यते के बाद पूर्ण विराम है, इसको हटा लीजिए। तो यद बहुत्वम गम्यमानम, जो बहुत्व वहां पर पता लग रहा है वो अविवक्षित कहा जा रहा है, ये कल्पना में किया गया है, इसलिए ये अन्याय है। न तो प्रकृतो प्रातिपदिक, प्रातिपदिकार्था, धा की जगह था, प्रतिपदिकार्था विधानम अन्यायम कल्पयितव्यम, लेकिन प्रकृति में प्रातिपदिक के, प्रातिपदिक से प्रातिपदिकार्थाभिधानम, प्रातिपदिक के द्वारा प्रातिपदिक का प्रातिपदिक के अर्थ को कहना, इसको अन्याय नहीं कह सकते, अन्याय कल्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक का अर्थ है। अस्य ही गुण से अवाच्यम एवं व्यकृतम बहुत्वम, तो यहां पर अस्य ही गुणस्य, गुणस्य मतलब प्रत्यय, अवाच्यम एवं वैकृतम बहुत्वम, ये जो वैकृत बहुत्व है ये अवाच्य है। क्यों? सन्निधाना भावा, सन्निधि नहीं है वहां पर, एक ही है, वहां पर अनेक है ही नहीं, इसलिए इसको अवाच्य का। तस्मात् प्रकृतौ बहुवचनांतस्यापि निवेशयति, इसलिए प्रकृति में तो बहुवचनांत का भी निवेश हो जाएगा। पुष्टि में और कह रहा है सिद्धांति प्रकरण विशेषाच,
प्रकरण विशेषात चैतत अध्यवसीयते, प्रकरण विशेष से भी ये पता लगता है कि प्रातिपदिकम बहुवचनम आकर्षति, न प्रातिपदिकम बहुवचने न उत्कृष्यते इति। यहां पर कह रहा है प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक मतलब ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, गुणी के लिए कह रहे हैं। बहुवचनम, बहुवचन को, ये द्वितीय एक वचन है, यानी गुण को, गुणम आकर्षति। प्रातिपदिक गुण को यानी प्रत्यय को आकृष्ट करता है। न प्रातिपदिकम बहुवचने न उत्कृष्यते, ये जो प्रातिपदिक है बहुवचन के द्वारा आकर्षित नहीं किया जाता है। प्रकृति है इसलिए प्रत्यय लाया जाता है, प्रकृति है इसलिए प्रत्यय का आकर्षण होता है, न कि प्रत्यय है इसलिए प्रकृति को लेकर के आए। ठीक है ना, इसमें तो कोई बात नहीं है। कभी ऐसा होता है कि प्रत्यय आ गया है तो अब प्रकृति को लेकर के आओ, ऐसा होता है? उसने कहा कि गाड़ी में बैठे हुए थे तो बोले है, पहले सुना रखा है। उसने कहा कि बीड़ी के लिए माचिस है क्या? मांग लेते हैं ना, तो बीड़ी तो अपने पास होती है और माचिस मांग लेते हैं, लेकिन तो माचिस है क्या? उचित है ना मांगना, किया जा सकता है ना। तो बोले हाँ है, तो माचिस दे दी, उसने माचिस ले ली। अब बोले माचिस के लिए बीड़ी है क्या? माचिस तो आ गई उसके पास में, पहले तो कहा बीड़ी के लिए माचिस है क्या, तो माचिस ले ली। और कह रहा माचिस के लिए बीड़ी है क्या? ऐसा कोई पूछता है क्या कि मेरे पास माचिस है और माचिस के लिए मेरे को बीड़ी चाहिए? वो उदाहरण मैं गलत दे रहा हूं आपको, लेकिन तो चुटकुला है ये इस तरह से। अब ये प्रधान और गौण देखो, इसके अंदर कौन प्रधान है, कौन किसके लिए? तो माचिस बीड़ी के लिए है, तो ये तो कह सकते हैं कि हाँ बीड़ी के लिए माचिस चाहिए, वो दे दो। अब माचिस रखी भी है, कोई यूं कहता है क्या कि भाई मेरे पास चाचा भाई माचिस रखी है, मेरे को बीड़ी चाहिए माचिस के लिए बीड़ी चाहिए? कभी भी नहीं होता ऐसा। तो मेरे को दूध पीना है, दूध के लिए गिलास चाहिए, ये तो ठीक है उदाहरण है, दूध और गिलास। तो उसको सामने वाले को कहा कि भाई आपके पास दूध के लिए गिलास है क्या? ये तभी तो कहेंगे जब दूध हमारे पास है, क्योंकि दूध मुख्य है, गिलास दूध के लिए है। तो हम कहेंगे भाई दूध के लिए गिलास है क्या? बोले हाँ हाँ ले ना। लेकिन कहेंगे भाई पानी पीने के लिए गिलास है क्या? बोले हाँ ले। अब गिलास दे दिया, बोले गिलास के लिए दूध है क्या? ये कोई बात तो नहीं। तो ये प्रधान और गौण का है। तो प्रातिपदिक और प्रत्यय में यही बात है। ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि ये प्रत्यय आ गया तो प्रातिपदिक को लेकर के आया। एक भी सिद्धि ऐसी नहीं होगी ना व्याकरण में, ऐसी कोई सिद्धि आती है क्या? नहीं, सूत्र ने प्रत्यय को कह दिया है तो अब इसको सिद्धि करने के लिए उसके लिए प्रातिपदिक को लेकर के आते हैं। नहीं करते हैं ना भाई, सूत्र ने प्रातिपदिक को तो कहा नहीं है, सूत्र ने तो प्रत्यय को कहा है, सूत्र ने तो केवल प्रत्यय को कहा है। अब हमारे को सिद्धि करनी है तो उस प्रत्यय के लिए हम शब्द लेकर के आते हैं ना, प्रातिपदिक भी लेकर के आते हैं, फिर उसकी सिद्धि करते हैं ना। प्रत्यय के लिए प्रातिपदिक लेके आते हैं ना। अब बात बताना क्यों नहीं लेके आते हैं? सूत्र में प्रत्यय कहा, सो ज समोट शस, ये सारे प्रत्यय बता दिए, बोले ये प्रातिपदिक से होते हैं। अब उन प्रत्ययों को बताना है हमारे को, इस प्रत्यय से कैसे बनता है। ठीक है, निष्ठा प्रत्यय होता है, बोले कैसे होता है निष्ठा, समझाना निष्ठा प्रत्यय को है, तो उसके लिए कोई प्रातिपदिक लेके आते हैं ना, सिद्धि बनाते हैं। तो प्रत्यय के लिए प्रातिपदिक लेकर के आते हैं, फिर प्रत्यय से जोड़ करके उसका अर्थ बताते हैं। अब वहां पर क्या मुख्य हो गया? प्रत्यय के लिए प्रातिपदिक हुआ, और चूंकि प्रत्यय को समझाना ही वहां पर प्रयोजन है, ये किस अर्थ में आता है, तो वो एक अलग संदर्भ है, उससे इसको नहीं जोड़ना। अगर वहां पर भी आप देखेंगे अगर दूसरे ढंग से, ये तो मैं आपका वैसे ही दूसरे ढंग से अर्थ बता रहा था कि देखो ये इसका अपवाद है, वास्तव में नहीं है। वहां पर समझाने के लिए तो हो सकता है, क्योंकि प्रयोज्य प्रयोजक में भेद हो सकता है, हमारे उद्देश्य विधेय में अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन वहां पर भी जब शब्द बन रहा है तो प्रातिपदिक से ही वो प्रत्यय आ रहा है। जो भी हमारे जिससे भी प्रत्यय आना है तो प्रातिपदिक पहले होना चाहिए। प्रातिपदिक नहीं है तो प्रत्यय नहीं आएगा। सिद्धि करेंगे तब तो हमारे को ये लेना ही पड़ेगा, सूत्र को समझने के लिए पहले लेना पड़ेगा।
अब किसी को यही समझाना हो कि भाई ये जो नीति करते हैं उसका जो लोटा होता है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है, सिखाना है जहां पर कि नीति कैसे की जाती है और इससे जल कैसे लिया जाता है, कैसे पिया जाता है। तो वैसे अगर यूं देखें तो जो नीति करता है तो वो लोटा जल के लिए है या जल लोटे के लिए है? लोटा जल के लिए है, क्योंकि जल को हमारे को करना है इधर। लेकिन जिस समय सिखाना होता है, अब कहेंगे भाई आज क्या सिखाएंगे, बोले भाई इस लुटिया का प्रयोग बताएंगे, तो बोले इसके लिए पानी लेकर के आओ भाई। अब चूंकि सिखाना प्रयोजन है, अब वो जो जल है वो इस लुटिया के लिए है। अभी इस स्थिति में प्रयोजन बदल गया ना। ऐसे ही जो व्याकरण पढ़ते समय सूत्र का अर्थ बताना, इस प्रत्यय का कहां कहां प्रयोग होता है, कैसे होता है, अब यहां प्रत्यय को सिखाना ही, इस अर्थ में ये प्रत्यय आता है ये बताना वहां पर प्रयोजन है, ये विधि है वहां पर। इसके लिए प्रातिपदिक को लेकर के आते हैं, भाई प्रातिपदिक को बुलाओ। लेकिन वैसे अगर हम ये देखें, पूरा अर्थ देखते हैं, तो पहले प्रातिपदिक आएगा फिर ही प्रत्यय आएगा, बिना प्रातिपदिक के प्रत्यय आएगा ही नहीं। इसलिए प्रातिपदिक मुख्य है, प्रत्यय गौण है। द्योतक पक्ष या वाचक पक्ष, दोनों चलते हैं। दोनों ही दृष्टियों से देखें तो, दोनों ही दृष्टि से देखें तो उसमें प्रातिपदिक की प्रधानता होगी या नहीं है? देखो, द्योतक पक्ष, वाचक पक्ष का मतलब तो ये हुआ कि प्रत्यय अपने को अपने अर्थ को बोल रहा है, ठीक है। और द्योतक पक्ष में तो ये हुआ कि वो अर्थ पहले से प्रातिपदिक में विद्यमान था, प्रत्यय ने आकर के केवल उस अंश को उभार दिया है, द्योतित कर दिया, ये द्योतक पक्ष हुआ। तो द्योतक पक्ष में तो प्रातिपदिक की प्रधानता है ही, क्योंकि वो सारे के सारे अर्थ प्रातिपदिक में बैठे हुए थे, इसने तो आकर के केवल उसको उभारा है, द्योतित किया है, उसका अपना तो ना अर्थ है, सारे अर्थ इसी में विद्यमान थे प्रातिपदिक में, तब तो प्रातिपदिक की प्रधानता है ही, कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर आप वाचक पक्ष भी माने तो भी प्रातिपदिक से चूंकि प्रत्यय आ रहा है, प्रत्यय का अपने आप में प्रयोग ही नहीं होता है। वो एक दो सिद्धियां हैं जहां पर कि प्रातिपदिक पूरा चला जाता है, केवल प्रत्यय बसता है, लेकिन वहां भी प्रातिपदिक आकर के गया हुआ है और प्रातिपदिक का अर्थ वहां विद्यमान है, दिख नहीं रहा है, इतना ही है। लेकिन प्रत्यय हमेशा जहां भी आएगा वो प्रातिपदिक से ही आएगा, भले ही प्रत्यय वाचक हो, अपने अर्थ को खुद लेकर के आ रहा है, एक वचन द्विवचन या कारक या तो लिंग आदि का जो भी है, अपने अर्थ को कह रहा है, तो भी वो प्रातिपदिक के आश्रय से ही रहता है। प्रातिपदिक नहीं है तो वो आ नहीं सकता। प्रातिपदिक तो बिना प्रत्यय के रह लेता है, या तो आएगा तो हमारे मन में जो विवक्षा है सबसे पहले हमारे मन में प्रातिपदिक आएगा और फिर हम प्रत्यय लेकर के आएंगे। व्याकरण पढ़ाते समय प्रत्यय पहले आया कि अच्छा इस प्रत्यय का प्रयोग कहां पर होगा, उसके लिए हम कोई प्रातिपदिक लेकर के आएंगे, वो एक अलग बात है। नहीं तो प्रातिपदिक पहले आएगा। तो वाचक पक्ष में भी प्रातिपदिक ही प्रधान रहेगा, वो प्रधान है तो इसी के अनुसार फिर होगा ये। इसलिए प्रत्यय में तो अन्याय्य कल्पना हो सकती है, प्रधान में नहीं हो सकती। अगर दोनों में हमारे पास विकल्प आ रहा हो कि अन्याय कल्पना किस में करें, प्रत्यय में करें या प्रातिपदिक में करें, तो गुणे तो अन्याय कल्पना वो अपेक्षा से कम दोष वाली है, वो की जा सकती है। लेकिन हम प्रत्यय का अर्थ रखने के लिए प्रातिपदिक को वहां पर बदल दें, प्रातिपदिक के अर्थ को बदल दें, ये तो अधिक दूर वाली बात हो गई। ये वाक्य या शब्द का अर्थ करते समय नहीं होगा। प्रातिपदिक पढ़ा है तो प्रातिपदिक लेना पड़ेगा। हाँ, प्रातिपदिक में हम अभिधा ना करके लक्षणा में जाते हैं, वो सब ठीक है, वो हो सकता है। प्रातिपदिक अभिधा में लिया जा रहा है या लक्षणा में लिया जा रहा है, उसके अनुसार प्रत्यय होगा। लेकिन फिर भी प्रत्यय से प्रधानता तो प्रातिपदिक की ही होगी। हम केवल प्रत्यय का अर्थ ले लें और प्रातिपदिक अपने मन से ले आए। कहीं अष्टाध्यायी में कहीं सूत्रों में कहा है भाई प्रत्ययों का तो कह दिया, सुपों की जगह सुप कोई भी हो जाएंगे या तो व्यत्यय कर देंगे। प्रकृति का व्यत्यय कहीं कहा है? कहीं प्रत्ययों का ही तो व्यत्यय कहा है। व्यत्यय अगर करें उसकी जगह वो आ जाए तो प्रत्ययों का ही तो व्यत्यय होगा, विभक्ति कारक का। प्रकृति का व्यत्यय थोड़ा ना होता है कोई है। वर्ण व्यत्यय तो होता है प्रकृति नहीं, के वर्ण अंदर। व्यत्यय तो हो जाएगा, हाँ वो वर्ण व्यत्यय हो जाएगा, लेकिन
मानी प्रकृति हम यूं कह रहे हैं, हम कहें कि राम के लिए, अब उसमें हो सकता है कि हम कभी राम के लिए तो नहीं है, राम से होना चाहिए, तो यहां पर ये तो कर सकते हैं भाई, राम को दे नहीं रहे हैं हम, राम से उल्टा ले रहे हैं, तो फिर वहां संगति लगाएंगे लक्षणा में, भाई ठीक है राम से ले तो रहे हैं लेकिन ये राम के लिए राम से ले रहे हैं हम, राम के लिए, राम की प्रसन्नता के लिए राम से ले रहे हैं, राम को पुण्य हो जाए इसलिए राम से ले रहे हैं। दान जो लेते हैं ना, उसमें हमारा पुण्य थोड़ा ना घटेगा, हम तो उसके लिए उससे दान ले रहे हैं, समझिए। मैं ये बता रहा हूं कि अगर राम के लिए है, चतुर्थी तदर्थता है, तो भी हम उसको हटा सकते हैं, लेकिन राम के लिए ले रहे हैं तो अब शाम नहीं ला सकते आप, शाम नहीं ला सकते, प्रकृति नहीं बदल सकते आप, प्रातिपदिक नहीं बदल सकते, प्रत्यय को तो बदल सकते हैं। तो कुल मिला के ये है ना कि प्रातिपदिक की प्रधानता है, प्रकृति की प्रधानता है। अगर प्रकृति और प्रत्यय दोनों में देखा जाए तो प्रकृति की प्रधानता है। हाँ जी आचार्य वर्य, बहुत स्थान पर ऐसे प्रयोग होता है, एक धातु के स्थान पर दूसरे धातु का प्रयोग हो जाता है, प्रत्यय तो वहीं रहता है, हाँ लेकिन उस प्रत्यय को देखकर पता चलता है ये धातु यहाँ नहीं है, अन्य धातु के अर्थ में इस धातु का प्रयोग कर दिया गया। ऐसे ही प्रातिपदिकों में भी बहुत स्थान पर मिलेगा। और यदि संसार में भी आप देखेंगे तो जो मूल प्रकृति है वो अव्यक्त है, उसमें कुछ नहीं होता है, सब जो होता है ये प्रत्यय जो होता है हमको व्यक्त होते हैं, यही मुख्य होता है। मूल प्रकृति तो हमारे लिए कोई काम का ही नहीं है। मूल प्रकृति किसी काम की नहीं है। हाँ, हमको विकृति से लाभ उठाना है। ये प्रकृति मतलब सत्वर स्तंभ विकृति की जो है ये प्रत्यय है, नहीं, प्रकृति नहीं है। विकृति प्रत्यय नहीं है ये, विकृति प्रत्यय है। नहीं बिल्कुल नहीं। हमको जो भी ज्ञान हो रहा है ये सब प्रकृति में नहीं है, प्रकृति तो अव्यक्त है। मूल प्रधानता प्रत्यय की है, प्रधानता हमको जो ज्ञान हो रहा है व्यक्त जगत के ज्ञान हो रहा है। देखो आप ये जो उपन्यास है ना, विश्व उपन्यास है, वो तो प्रकृति तो अव्यक्त है। हमारे को तो यहाँ पर प्रकृति प्रातिपदिक है, वो भी व्यक्त है और प्रत्यय भी व्यक्त है, दोनों ही व्यक्त है हमारे को तो। देखो इसमें तो मैं तो उदाहरण का तो सामने देख नहीं रहा हूं, देखो उससे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, मूल प्रकृति का हम ज्ञान नहीं कर पाते हैं, हम विकृति से ही प्रयोग करते हैं, तो यहां यूं कह सकते हैं भाई व्यवहार हम निर्मित शब्दों का ही करते हैं, सुबंत तिगंतों का ही करते हैं, मूल प्रातिपदिक को लेकर के अपदम न प्रयुंजित वाली बात है, ये हम उसको अकेले में प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जिस समय हम शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं उस समय हमारे को प्रकृति भी दिखाई देती है और प्रत्यय भी दिखाई देता है। ये जो आपने उदाहरण दिया इसमें तो प्रकृति तो अव्यक्त है, हमारे को प्रकृति तो दिखाई नहीं देती यहां पर, हमारे को तो विकृति ही विकृति है। और ये जो प्रत्यय आता है वो प्रकृति से भिन्न आता है। उदाहरण का वैषम्य मैं बता रहा हूं, प्रकृति और विकृति में दो अलग अलग चीजें हैं। यहां पर तो वो प्रकृति ही विकृति के रूप में आ जाती है, कोई नई चीज आकर के उससे जुड़ जाती है प्रत्यय की तरह से और फिर उसमें कुछ आ रहा है, ऐसा तो है ही नहीं। एक देश ही होता है, तो जो मुख्य अंश होता है वो तो लगाना पड़ेगा। एक देश तो होता है, मैं एक देश के कारण से खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं कहूं कि भाई शब्द तो श्रोत्रग्राही है और प्रकृति तो श्रोत्रग्राही नहीं है, शब्द तो गुण है, प्रकृति तो द्रव्य है, इसलिए आपका उदाहरण ठीक नहीं है। मैं ऐसा करूं तो ये जाति गलत होगा, ये ऐसे खंडन करूं तो गलत होता। लेकिन जो मुख्य बात है वो दृष्टांत के साथ में जो जुड़नी चाहिए वो तो लेनी ही होगी ना, ये दृष्टांत की बात ही नहीं है, क्योंकि आप उसके आधार पर यहां सिद्ध कर रहे हो कि प्रकृति यानी तो प्रातिपदिक है वो गौण है, ऐसा नहीं है। प्रातिपदिक मुख्य है, प्रत्यय गौण है, यह सिद्धांत है। इससे व्याकरण का भी कोई विरोध नहीं होता है, कहीं व्याकरण का विरोध नहीं होता है। अब व्याकरण में ठीक है कि प्रकृति प्रत्यय सहार्थम ब्रूतः, प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के अर्थ को कहते हैं, ठीक है। और उसमें एक में प्रकृति की प्रधानता मानी गई है और एक में प्रत्यय की प्रधानता मानी गई है। कि भाई बिना प्रत्यय के प्रयोग नहीं कर सकते, बिना प्रत्यय के अर्थ नहीं आता है इस दृष्टि से, लेकिन प्रकृति का ही अर्थ मुख्य है। इनका सिद्धांत तो देखो यही है। देखिए आगे कहां तक देख लिया था हमने, दूसरा अनुच्छेद हो गया पूरा, तीसरा और कर लेते हैं। तो पूर्व पक्षी कह रहा है ननु विकृतो अपनी चोद के, हो गया ये पूरा पूरा ही हो चुका ना ये तो, तस्मात, अच्छा ये भी हो गया। और प्रकरण विशेषाच ये भी देख रहे थे हम, यहां देख रहे थे। हाँ,
ये जो 16वां सूत्र है, तो इस अधिकरण को तो पूरा कर ही देते हैं। प्रकरण विशेषाचैतत अध्यवसीयते, क्या प्रातिपदिकम बहुवचनम आकर्षति, जो प्रातिपदिक है वो बहुवचन को आकर्षित करता है। न प्रातिपदिकम बहुवचनम, प्रातिपदिक को बहुवचन आकर्षित, प्रातिपदिक बहुवचन के द्वारा आकृष्ट नहीं किया जाता है, इसलिए प्रधानता है। प्रकृतौ ही प्रातिपदिकार्थो विद्यते, प्रकृति में तो प्रातिपदिकार्थ है पाश। अग्निशोमीय पशु, अग्निशोमीय पशु में बहुवचनार्थो विकृति, और जो बहुवचन का अर्थ है यानी बहुवचन वो विकृतियों में है। तो तस्माद अभी बहुवचनांत से प्रकृतो निवेश, यदि बहुवचनांत है उसका प्रकृति में निवेश होगा। प्रत्यय के अनुसार प्रकृति मानी जाएगी, प्रकृति के अनुसार प्रत्यय यहां पर आ सकता है, संगत हो या नहीं हो। सेवक के अनुसार, गौण के अनुसार मालिक मानी जाएगा। वो सेवक कहे कि जी मेरे को घर पे काम है और मैं आपके सिर की मालिश घर पे ही करूंगा, मेरे घर पे है, यहां तो मैं कर नहीं सकता, मेरे को वहां पर रहना है, तो आप वहां पर चलो और मैं आपकी वहां मालिश कर दूंगा, ये नहीं होगा। प्रत्यय के अनुसार प्रकृति नहीं जाएगी, प्रकृति के अनुसार प्रत्यय आएगा। और हो सकता है कि मालिक कहे कि नहीं मेरे को अभी मालिश नहीं करानी है, तो नहीं है तो नहीं है, वो बैठा रहेगा, कोई बात नहीं है। प्रत्यय गौण है, व्यर्थ जा रहा है तो जा रहा है, मालिक व्यर्थ नहीं होगा। आगे देखिए, उत्कर्षोवा द्वियज्यवद इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम, बोले द्वियज्ञ के समान उत्कर्ष कर देना चाहिए, ये जो कहा था उसका खंडन कर रहे हैं। सिद्धांति का सूत्र है 17वां, अर्थाभावात तो नैवम स्यात् अल्प विराम गुण मात्रम इतरत, बोले अर्थ का अभाव होने से ये नहीं होगा, वहां नहीं जाएगा। गुण मात्रम इतरत, ये जो पाश है, इतरत मतलब जो पाश है या पाशत्व तो कहिए, पाश कहिए, वो गुण मात्र है। भाष्य देखिए, युक्तम यत प्रतिपत विधानम उत्कृष्यते, बोले जहां प्रतिपत विधान किया गया है वहां तो उत्कर्ष हो जाएगा प्रातिपदिक के कारण से। नास्ति प्रकृतौ यजमान दित्वम यजमान बहुत्वम वा, क्योंकि वहां पर जहां इतने उदाहरण वो दिए थे कि जो यजमान है, 2 यजमान है, 3 यजमान है, तो वहां पर उत्कर्ष हो जाएगा। बोले यजमान तो सामान्य कथन हो गया, जो विशेष है, विशिष्ट यजमान है, और वो प्रकृति में वहां है ही नहीं, तो इसलिए जहां पर वो यजमान होते हैं वहां पर चला जाएगा। क्योंकि पूर्व पक्षी ये कह सकता है कि जैसे यहां पर एक पाश है तो भी आप बहुवचन वाला काम में ले रहे हो, तो यजमान जहां पर नहीं, यजमान नहीं, हाँ यजमान, तो यहां विशेष यजमान के लिए कथन के लिए है कि नास्ति प्रकृतो यजमान द्वित्वम, यजमान में प्रकृति में यजमान द्वित्व है ही नहीं, यजमान बहुत्वम वा, अथवा ना यजमान का बहुत्व है, यजमान विशेष लेने पड़ेंगे यहां पर। तत्र न भवेत विषय एतयो प्रतिपदो हो, तो वहां पर इन प्रतिपदों का वहां पर विषय नहीं बनेगा, प्रतिपद करने वाले जो 2 मंत्र हैं उनका नहीं बनेगा। जो यहां पर पीछे कहा था ना, युवम ही स्थ स्वपति इति द्वयोर यजमानयो प्रतिपदम कुर्यादिति और एते अस्य क्रमिंदव, ये जो था, यह तो गुणमात्रम नास्ति बहुत्वम, बोले यहां पर जो ये बहुत्व है ये गुणमात्र नहीं है। अन्य तो अन्य तपी, अन्य भी कह रहे हैं बहुवचन से प्रयोजनम, यहां पर तो बहुवचन का प्रयोजन है, 2 या 3 का, द्विवचन बहुवचन का यहां पर प्रयोजन है। कैसे? मुचिना संबंध, मोचन के साथ में, कर्म के साथ में इसका संबंध है। न च अनेक प्रयोजनम अन्यतमेन प्रयोजनेन न प्रयुज्यते, जो अनेक प्रयोजन वाला होता है यदि उसमें कोई एक ही प्रयोजन हो तो उसका प्रयोग नहीं किया जाए, ऐसा नहीं होता है। अनेक प्रयोजन वाला होता है, इसका कोई एक प्रयोजन भी सिद्ध हो रहा है तो भी उसका प्रयोग कर लिया जाता है। न ही उल्का प्रकाशेन अप्रयुज्यमाना भस्मना न प्रयुज्यते इति, उल्का का प्रकाश है, आकाश से गिरी हुई उल्का ले लीजिए, अथवा तो वैसे उल्मुख वगैरह जो जलाते हैं, मशाल आदि लकड़ी को जो जलाते हैं, तो उससे 2 प्रयोजन सिद्ध होते हैं। एक तो जलाते हैं तो जलती है तो प्रकाश आता है, और दूसरा उसकी राख है तो उसका भी प्रयोग हो जाता है बर्तन आदि मांजने में, सफाई के लिए। 2 प्रयोजन है। तो कहे कि जिसने उसके प्रकाश का प्रयोग नहीं किया वो राख का भी प्रयोग नहीं करेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, उसने प्रकाश का प्रयोग नहीं किया तो नहीं किया, राख का प्रयोग कर रहा है। और दूसरा है जिसने प्रकाश का प्रयोग कर लिया लेकिन राख का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो भी कोई बात नहीं है, प्रयोग तो कर सकता है फिर भी वो। तो जिसके जितने गुण या प्रयोजन है वो सारे के सारे करे तभी उसको काम में ले, ये तो कोई नियम नहीं है, एक भाग को भी कर सकते हैं। तो नहीं उल्का प्रकाश न अप्रयुज्यमाना भस्मना न प्रयुज्यते
तस्मात् विषमम प्रतिपद्भ्याम इदमिति। जो प्रतिपद का आपने उदाहरण दिया था वो तो विषम उदाहरण है, वो यहाँ संगत नहीं है। वहां तो हो जाएगा, वहां तो उत्कर्ष होना चाहिए, यहाँ नहीं होगा। 18वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, द्यावोस तथा इति चेत। बोले पीछे द्यावा पृथ्वी आदि का कहा था, उसके समान हो जाना चाहिए। तो अतः यदि उत्तम द्यावा पृथ्वी आदि नाम अनुमंत्राणाम यथो यथा उत्कर्ष तथा अस्य इति। तो जैसे अनुमंत्रणों का उत्कर्ष था वैसे इसका भी होना चाहिए। तत्परिहर्तव्य, उसका परिहार कीजिए। तो उसका उत्तर दे रहा है सिद्धांति 19वें सूत्र में, न उत्पत्ति शब्दत्वात्। बोले एक अनुमंत्रण के तुल्य नहीं है, क्योंकि यहां ये उत्पत्ति शब्द है। नहीं तत् अनुमंत्रेण तुल्यम, उसके समान नहीं है। न ही दर्श पूर्णमासयोर द्यावा पृथिव्यादि नाम उत्पत्तौ शब्दो अस्ति। बोले दर्श पूर्णमास में द्यावा पृथ्वी आदि का कोई उत्पत्ति वचन यानी विधि वचन यहां पर नहीं है। लेकिन अस्तित्व यह पाशस्य उत्पत्तौ शब्द, पाश की उत्पत्ति का तो यहां पर शब्द है। तस्मात् विषमम अनुमंत्रणेन इति। अनुमंत्रण वाले जो थे वो तो इसलिए चले गए थे क्योंकि दर्शपूर्ण मास में ये द्यावा पृथ्वी आदि का कोई विधि शब्द है ही नहीं, वहां पर कोई है ही नहीं। लेकिन पाश के लिए तो है, तो पाश के लिए है तो प्रकृति प्रातिपदिक के अनुसार वहां पर रह जाएगा। भले ही बहुवचन नहीं है तो गुण में तो अन्यायी कल्पना चलेगी। ये मंत्र यही रहेगा, बाहर उत्कर्ष को प्राप्त नहीं होगा। और यहां पर इसका विकल्प होगा, एक मंत्र वाला भी बोल सकते हैं और बहुत मंत्र वाला भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।